बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं वकार भट्टी साहब। आज हमारे पास बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं मुजम्मिल असलम साहब, जो कि केपी गवर्नमेंट के एडवाइज़र टू सीएम ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यूज़। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है इनके पास। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि एक तो सर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक वाइट पेपर जो है वो केपी की परफॉर्मेंस के बारे में दिया है। एक तो सर उसके ऊपर बात करनी है आपसे, पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर और आईएमएफ के ऊपर हमने 2 सेगमेंट्स करने हैं जिनके दौरान आपसे डिस्कस करनी है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सर भट्टी साहब, अगर पहला सवाल मुझे सर इजाज़त दें करने की। सर पहला सवाल ये है कि ये बताएं कि ये जो वाइट पेपर गवर्नमेंट ने जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि डेट जो है वो कोई 700-750 अरब रुपया है, लॉसेस हैं, और पता नहीं 2030 तक ये 2 ट्रिलियन से ज़्यादा के लग हो जाएगा। ओवरऑल केपी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब भाई, बड़ी आपके इस प्रोग्राम को देखते रहते हैं तो आज खुशी हुई, बल्कि आपके साथ प्रोग्राम ऑनलाइन किया, आज आपके सामने बैठ के कर रहा थैंक यू हूँ। वेरी मच जी। तो माशाल्लाह जो आपका सेटअप और ये सारी चीज़ें, मुबारकबाद मेरी तरफ से कबूल करें सबसे पहले। थैंक यू वेरी और मच सर। जो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। थैंक यू जी। अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगा केपी की माली हालात से। जी सर। केपी के माली हालात जो है इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन जिसे कहते हैं सतह पे है 77 साल की। अच्छा। और 77 साल बोलना जायज़ नहीं है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एक्चुअली जी। बैंक अकाउंट खोला है, एक तरीके से आप यूँ समझ लेना हाँ, केपी का। अपने रेवेन्यू अथॉरिटी उसके ये बाद सारा और कुछ। बाकी ठीक तो है। 18वीं तरमीम के बाद भी जो ये 2024 था, ये केपी की तारीख का सुनहरा साल था। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये थी कि जब पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, तो उस वक्त कोविड का आपको पता है टाइम आ गया था, फाइनेंशियल क्रंच आ गए थे। तो उस वक्त सूबे की जो है ना आमदनी वफाक से भी कम आ रही थी और तरक्याती अखराजात और कोविड वगैरह पे खर्चे काफ़ी करने पड़ रहे थे। ठीक है सर। तो सूबे का जो अकाउंट बैलेंस था वो इतना कैश में सरप्लस नहीं था। ठीक है। और ये सिर्फ केपी का नहीं था, ये पंजाब का भी था, सिंध का भी था। ठीक है सर। अब ये वो वाला टाइम आया, ये आप यूँ समझ लें कि ये वनडे मैच हो रहा है और 400 की पिच है, यानी ठीक कि है। 400 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी इसमें कोई कारकर्दगी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आने से हो गई, ये पिच ही इतनी स्लो मतलब अच्छी हो गई क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच का टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है सर। फेडरल रेवेन्यू आपके सामने है। ठीक पिछले है। साल 9,300 अरब थे, इस साल 12,970। वो अलग है कि 12,970 होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर 11, साढ़े 11, 12,000 भी होते हैं तो एक बहुत बड़ा सूबों को पूल मिल रहा है। जंप बड़ा हो, बिल्कुल ठीक है ठीक ना। है। अच्छा, उसकी बिना को हमने उसको सिक्योर किया और उसको सेव किया अपने, और ख़ुद भी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की। आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कैश जो है, आपने अभी कर्ज की बात की, जी सर। हमारे पास अपने जो कर्ज का 1/3 कैश पड़ा हुआ है, कैश रिजर्व्स। और ये जो है आप यूँ समझ लें टोटल कर्जा कितना है सर? अच्छा, कर्जा हमारा जो है 725 अरब रुपए। ठीक है सर। और ये हमारा क्योंकि सारा का सारा फॉरेन लोन है, तो ठीक ये जो है अगर रुपये की कदर ना गिरती 2022 से तो ये 450 अरब रुपये होता है। तो ये एक हमें हिट पड़ी जो ठीक है। रुपये ये की रुपी टर्म्स में बढ़ गया। रुपी टर्म में बढ़ गया। दूसरी बात ये कि हमारा जो कर्जा है, हमारी उसकी जो डेट रीपेमेंट है, हमारे बजट की 4% भी नहीं है। यानी कि हमारी जो आमदनी है इस साल की 1750 अरब रुपये है, और इस साल हमें इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट जो है 70 अरब से भी ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो इन्फ्लो आएगा, जो प्रोजेक्ट्स के जो फॉरेन डायरेक्ट लोन्स आएंगे, वो 125 अरब से ऊपर के आएंगे। तो हमारे ऊपर कोई ना पेमेंट का प्रेशर है ना कुछ। अब दूसरी बात आपने एक बड़ी अच्छी की, और मुझे पता है आपने जो है शरारत की है इसमें, वो 2030 वाली की है। जी अब जी, वो आप, उन्होंने लिखा हुआ है सर, हाँ मैंने। हाँ, अच्छा, अब आप तो माशाल्लाह हमारे भी सीनियर हैं, हम आपको पढ़ते आए हैं शुरू से। आपने कभी मतलब आप भी जब रिपोर्टिंग करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, टीवी में बात करते हैं, तो आप कहते हो कि जी माली साल, इस साल का जो है फिस्कल गैप इतना है, इस साल इतना डेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। ना पाकिस्तान की हद तक, ना किसी सूबे की हद तक 2030 का डेट कोई प्रोजेक्टेड ही नहीं है कहीं पे। बिल्कुल। तो ये हमारा जो है ख़ास तौर पे अता तारड़ साहब जो है, पता नहीं किसकी उन्होंने किसी ने तो उनको लिख के दिया है, वो बेचारे खुद तो नहीं लिख सकते।
तो उन्होंने 2030 तक का कर्ज निकाल दिया। जो हमने लेना है हमें ही नहीं पता, वो उन्होंने हमारा कर्ज निकाल के बैठ गए। तो ये माशाल्लाह, ये तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी पॉलिटिसाइज किस्म की वो थी प्रेस रिलीज थी। मैंने सिर्फ एक बात और करनी है जी सर। हमारा जितना मजमूई कर्जा है ना, वो रुपए की कदर के बावजूद भी इतना कर्जा आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक माह में ले लेते हैं 600-700 अरब रुपए। तो ये हमने 77 साल में लिया है। और जो शहबाज साहब की हुकूमत ने पिछले 2 साल में 27,000 अरब कर्ज लिए, ये कर्ज अगर हम लें ना सूबा, तो हमें इस रन रेट पे 2,738 साल लगे ये कर्ज लेने में। तो ये हमारी कारकर्दगी। और फिर मजे की बात ये है कि आप लिखते हैं कि केपी का देखें कर्जा है, पंजाब ने नहीं लिया हुआ, सिंध का नहीं है। आप आगे चलेंगे तो मैं आपको एक पेंशन में जरूर मेरे से बात कीजिए। जी बिल्कुल सर। मैं आपको बताऊंगा कि क्या पेंशन का बम खड़ा हुआ है। पेंशन का बम तो फटने वाला है सर, मैं इससे इतफाक करता हूँ। लेकिन सर एक चीज़ अगर मुझे और बता दें जल्दी से। फिर एक तो आपके टोटल रेवेन्यूज़ कितने हैं जो आप खुद कलेक्ट करते हैं सर, और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का बताइएगा जी, क्या कर रहे हैं आप? देखिए जी, हमारे जो 2 किस्म के रेवेन्यू होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। जो हमारे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का इस साल का टारगेट है तकरीबन 95 अरब रुपए। पिछले साल 72 अरब रुपए था। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद एंटिटी है प्रोविंशियल और फेडरल जिसकी इस साल की टैक्स ग्रोथ अराउंड 45% है। फेडरल की 23% है, हमारी 45% है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं। और वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ क्या हैं? वो है हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट, जो हमारे डैम की पेमेंट है वो आती है। फिर उसके अलावा हमारी ऑयल एंड गैस की रॉयल्टीज़ आती हैं। कुछ केसेस लिटिगेशन में फेडरल गवर्नमेंट खुद लेके गई हुई है ऑयल कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो एक हमारा जो है 150-200 अरब रुपए का चंक अलग से आता है। तो ये हमारे रेवेन्यू है। फिर उसके बाद जो फेडरल पूल जिस तरीके से बाकी सूबों को मिलता है, हमारा फेडरल पूल में हिस्सा है 14.62%। जी सर। और अगर अभी देखें 2018-19 से जो है फाटा जो है वो हो चुका है, जम हो चुका है, उसको आप एनएफसी में शामिल नहीं किया अभी तक। अगर वो शामिल हो जाते तो हमारा शेयर फिर 19.5% हो जाता है, जो शायद पंजाब और सिंध के लिए एक कड़वी गोली होगी। और वो आज तक जो है 10वां एनएफसी शुरू हो गया, उसकी मीटिंग भी नहीं कॉल की जा रही। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का सर देखें स्टेटस ये है कि ये इशू है पंजाब का और सिंध का सबसे बड़ा। केपी जो है उसका वो बेस एग्रीकल्चर केपी का है नहीं। लेकिन हमने आपको, आप इसमें पूरे अप टू डेट रहे हैं पूरे जब से आईएमएफ प्रोग्राम में। केपी हुकूमत ने वफाक के साथ इस आईएमएफ प्रोग्राम में और ख़ास तौर पे जो फिस्कल जो पैक्ट था उसमें जो है शाना बशाना चली है। और हमने हर चीज़ में उनका साथ काम किया। और इनफैक्ट हम सबसे पहले बंदे वो थे जिसने फिस्कल पैक्ट साइन किया। और फिर एग्रीकल्चर पे हामी भरी। एग्रीकल्चर को भी हमने अपनी कैबिनेट से पास करा दिया है। और कैबिनेट से पास कराने के बाद वो असेंबली में अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ है, जो शायद किसी भी वक्त चले जाएगा असेंबली में। लॉ वगैरह सबसे वेट हो चुका है। तो ये भी कंडीशन हमने पूरी कर दिया। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने टाइम दिया और माशाल्लाह आपने जो रोज़ी पिक्चर प्रेजेंट की है अपने सूबे की। लेकिन मैं चूँकि सोशल सेक्टर को कवर करता हूँ, हेल्थ, एजुकेशन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो हमें इशू नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मर्ज हो रही हैं, कुछ बंद हो रही हैं, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस एक फेस करना पड़ रहा है। एक तो उस हवाले से बताइएगा कि अगर इतना आपके पास सरप्लस है और आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है फाइनेंशियल, तो ये क्या है। दूसरा मुझे ये पूछना था कि आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रहा है। वहाँ पे भी हमें जो है फंड्स के इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स को भी, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स को भी, जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें हमें जो है वो बड़े बड़े इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं हेल्थ पे बात कर देता हूँ। हेल्थ में जो है हमने जो सेहत कार्ड है वापस रिज्यूम किया, जो पिछली। अच्छा, वैसे पंजाब ने नहीं किया सर? नहीं किया। जो पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। जब वो अली अमीन साहब ने इसका ऐलान किया तो वो खान साहब से मिलने अडियाला गए। तो उन्होंने खान साहब को खबर दी कि मैंने ये खोल दिया। तो आपको पता है खान साहब ने क्या बोला? खान साहब ने बोला कि यार उस वक्त खोलते अगर तुम इसको सस्टेनेबल बना सकते हो। तो अली अमीन ने कहा कि सर ये इंशाल्लाह ताला हम सस्टेनेबल बनाएंगे और इसमें आप देखेंगे। तो जब मैं आया तो केयर टेकर ने बंद किया और केयर टेकर ने जुल्म ये किया था कि जो लाइबिलिटीज़ थी वो छोड़ के चले गए। जो 5-6 महीने ने चलाया उसके पैसे नहीं दिए, जो महीने के 2.5-3 अरब रुपए देने चाहिए थे।
तो जब मैं आया तो तकरीबन जो है 20 अरब रुपए की इसकी लाइबिलिटी खड़ी हुई थी। तो हमने अभी तक 9 माह में 30.3 अरब रुपए जो है सेहत कार्ड में जारी किए, जिसमें 4 अरब की माशाल्लाह से लाइबिलिटी भी ख़त्म हुई है। दूसरी चीज़ ये कि इससे 9 लाख लोगों के जो है अब तक ऑपरेशन या इलाज हुए हैं सिर्फ सेहत कार्ड से। और जो तीसरी इसकी जो अहम बात यह है कि इस सेहत कार्ड में आप ओपन है ना, आप प्राइवेट अस्पताल भी जा सकते हैं, आप निजी अस्पताल भी जा सकते हैं। हमारे जो सरकारी अस्पताल है उनकी लेवल ऑफ सर्विस इतनी अच्छी हो गई है, ये सेहत कार्ड पहली दफ़ा 66% लोगों ने, ये जो आप मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें वहाँ पे जाके इस्तेमाल किया। तो यानी कि 9 माह में जो इसकी जो रिसीट्स जो 30 अरब हमने जारी की हैं, इसका 66% यानी कि 20 अरब रुपए इन इदारों के पास गया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक आध के अलावा, वो भी कोई MTI के अलावा, एक आध के अलावा, और वो जिसने एक आध की बात करूँ वो भी कोई बिल्डिंग या इमारतें नहीं बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने फ़ंड डिमांड की है। तो MTI से और हमें कोई प्रेशर नहीं है। दूसरा, हमारा सेहत और एजुकेशन, इसमें हमारे बजट का तकरीबन 35% खर्च होता है, 35%। और सबसे बड़ा पेरोल ही हमारा यहाँ पे है। यूनिवर्सिटीज़ की आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए यूनिवर्सिटीज़, मेहताब भाई भी बैठे हुए हैं, आप भी, आपको भी पता है कि प्राइमरीली तो ये HEC जो है हायर एजुकेशन, इसकी जो शॉर्टफॉल है उसकी जिम्मेदारी ग्रांट एंड एड की शक्ल में सूबे की है। और पिछले साल जो है, पिछले साल यूनिवर्सिटीज़ को 1.9 अरब रुपए ग्रांट एंड एड मिला था। अभी जो है हमने कैबिनेट में 3 अरब रुपए नए इनके लिए पास किए हैं, और इससे पहले 2 अरब रुपए दे चुके हैं। तो इस साल के 6 महीने में 5 अरब दे चुके हैं। अब बात ये नहीं है कि अब यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने सही करना है, उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और उनकी सर्विस डिलीवरी वगैरह ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। और यूनिवर्सिटीज़ का इस वक्त जो हमारे KP में सबसे बड़ा मसला है वो है पेंशन्स का, कि जी यूनिवर्सिटी अपनी पेंशन नहीं अदा कर पा रही। अब अगेन वो पेंशन भी वो वफाकी मुलाजिम, वफाक की तरफ से थे, सूबे के ऊपर एक वो एडिशनल बर्डन आ गया। अभी पिछले दिनों मैंने रोड शोज़ किए, हम इनकी पेंशन्स की लाइबिलिटीज़ पूरी ख़त्म करने के लिए उस पर एक प्लान बना रहे हैं कि हमें एक दफ़ा पता तो लग जाए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार अखबार में भी आ जाता है कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई, पेंशन नहीं आई। हम जब पैसे देते हैं फिर वो 3 महीने रह जाता है, तो बाद में कहते हैं जी वो हमने वो पैसे जो है ना अपनी फलां लाइबिलिटी में उतार दिए जी। तो ये एक बहुत बड़ा। तो अब हमने कहा कि जी पहले रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लें, हमें आप बताएं कि टोटल पेंशन दिसंबर तक की कितनी है, और हम इसको जो है क्लियर करें पेंशन के नाम से, ताकि ये कोई ना कहे कि जी 30 दिसंबर तक की पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये हम उस पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी हेल्थ सेक्टर में तो सर इस वक्त जो हमारी जो प्रोग्रेस मैंने आपको बताया ये तमाम चीज़ों में, वो एक अलग, और एक और चीज़ हमने शुरू की है वर्ल्ड बैंक के साथ, KP स्पीड के नाम से प्रोग्राम। वो फैसिलिटी लेवल पे अब हम जा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक बड़ा DHQ लेवल पे ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती थी, नीचे फिर तहसील, ये वो जो बेसिक रिसर्च यूनिट तक जो है वो सारा DHQ, तो वो मिस मैनेज होता था। अब हमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोग्राम शुरू किए KP स्पीड, कि डायरेक्ट जो फैसिलिटी होगी वो अपनी डिमांड डालेगी वहाँ से कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, ये हमारी बिल्डिंग के मसले हैं, ये हमें दवाइयाँ चाहिए, और वो वहाँ से जनरेट करेगी। तो हमने इसको कंप्लीट डिवॉल्व कर दिया। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन फेज पे पड़ा हुआ है और ये हो रहा है। यही चीज़ हमने एजुकेशन में भी बस की। इसमें एक वो तबसरा ये था कि जिस तरह आप बता रहे हैं इसकी भी सूरत हाल हेल्थ की भी, मसला ये है कि जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि KP से जो इन्फ्लक्स है पेशेंट्स का वो पंजाब और फिर सिंध तक जा रहा होता है। तो ये जो पिक्चर्स आप पेश कर रहे हैं उस लिहाज से, और जो हेल्थ कार्ड का ज़ाहिर सी बात है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मसला ये है कि पेशेंट्स जो पूरे मुल्क में KP से जा रहे हैं वो जो है वो एक अलग पिक्चर हमें नजर इस्लामाबाद भी आते हैं सर वैसे। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें अब जैसे KP में ऊपर से सारे लोग जो है ना वो पेशावर आ जाते हैं, ठीक है, कि वो पेशावर के जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, ये तमाम हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा, अब एक जो है ना नाम बिकता है कि फ़लाँ जगह का जो है ना गुर्दे का बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, फ़लाँ जगह की ये ट्रीटमेंट है, उसमें रेफरल। अब पाकिस्तान में एक आपको पता है सस्ता फ्री मेडिकल सिस्टम है। रिश्तेदार बैठा हुआ है, किसी का कोई इस्लामाबाद बैठा है, किसी का कोई कराची बैठा है, अच्छा तुम कराची आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से, अब सिंध वाले कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है ना।
ये जो है ना एक मिक्स है। और केपी में भी इसी तरीके से केपी के लोग, आपको पता है इस्लामाबाद में आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल कलसूम हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है, जी सर। उसमें केपी के लोगों को इलाज सेहत कार्ड में होता है। कोई ये कह दे कि जी कलसूम हॉस्पिटल में केपी से लोग आए हुए हैं, तो उसकी पेमेंट तो केपी गवर्नमेंट कर रही है। इसी तरीके से कराची के निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में भी सेहत कार्ड हमारा इस्तेमाल होता है और पंजाब में भी होता है। अब कोई बंदा पंजाब बैठा हुआ है मिसाल के तौर पे और उसको वहाँ पे इलाज अच्छा नज़र आ रहा है, तो वो उसकी पेमेंट हम ही कर रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि जो है यहाँ केपी में इलाज नहीं मिल रहा, उसको एक सहूलत नज़र आ रही है, उसके रिश्तेदार हैं, फैमिली है, वो कहता है यहाँ से करा लें। एक और इसमें सवाल ये था कि क्या ये जो सस्टेनेबल होने का खान साहब ने आपसे डिमांड की थी कि सस्टेनेबल उनसे अली अमीन से, तो क्या कोई को पेमेंट पे जाने का आपका कोई प्लान है या इसको इसी तरह चलाएंगे आप? सर हमारे जो सीएम साहब है ना, वो कहते हैं कोई को पेमेंट नहीं, आप अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, और मैं आपके साथ रेवेन्यूज़ में खड़ा हूँ और उन्होंने मुझे खुली छूट दी और हमने बढ़ाए। ये सस्टेनेबल है ये मॉडल, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि 30 अरब पे करने के बाद मैं तारीख के बुलंद तरीन कैश रिजर्व्स में बैठा हूँ, तो सस्टेनेबिलिटी तो हमने करके दिखा दी है इसकी। दूसरी बात एक और हमें इसमें नया एडिशन कर रहे हैं जो आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि हम पूरे केपी में लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। और लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा मैं इसको 1 मिनट लूँगा आपका, जी जी। कि जो फैमिली का कफील, जो हेड ऑफ फैमिली, अगर उसका इंतकाल हो जाता है, अस्पताल में सेहत कार्ड का इलाज कराते हैं, कोई भी बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे। इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जनवरी में हम ये भी लॉन्च कर देंगे। ये पूरी दुनिया में वाहिद एक स्टेट होगी जो अपनी जो फैमिलीज़ हैं जो उसके सूबे में रह रही हैं उनको एक तरीके से इंश्योरेंस दे रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये कि गुर्बत, जो गरीब लोग 40 लाख 50% जो आबादी के हैं, उनके यहाँ अगर उनके कफ़ील की डेथ हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, कोराम मच जाता है। तो उसको सामने रखते हुए जो है ये इस प्रोडक्ट को हम फर्दर आगे लेके जा रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारी हो चुकी है इसमें, इंशाल्लाह ताला बस हम किसी वक्त भी मुआहिदा साइन कर लेंगे। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो सारी सूरत हाल आपने बताई, पेंशन के ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ये जो पेंशन का बॉम है सर, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट का और चारों सूबे, ये कितना इम्पोर्टेंट है? और दूसरी मुझे ये बताएं कि अगर ये पेंशन की रिफॉर्म्स के नाम पे सूबों ने और मरकज़ ने मिलकर काम ना किया और अपना अपना एक साइलोज क्रिएट कर दिए, तो अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई एक सूबा डिफ़ॉल्ट हुआ तो पूरा का पूरा निज़ाम ही ना गड़बड़ हो जाए, ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए केपी की गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान का मेरी नज़र में मसला कर्ज नहीं है। अब वो तो एक चलता रहता है ना, जिस पे हम बात भी करते रहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पेंशन है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि रिपोर्टेड नंबर, पंजाब गवर्नमेंट, हमारे सेशंस होते हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, इसमें पेंशन के राउंड्स हो रहे हैं, अभी लास्ट वीक भी हुआ है। रिपोर्टेड जो पंजाब हुकूमत खुद कह रही है, उनका 11.5 ट्रिलियन पेंशन लाइबिलिटीज है। 11.5 ट्रिलियन, यानी कि 3.5 गुना ऑफ योर सर्कुलर डेट। ठीक हो गया। सिंध जो है रिपोर्टेड कह रही है 6 ट्रिलियन उसकी जो है लाइबिलिटीज़ है। केपी की जो पेंशन रिफॉर्म हमने 2022 कर लिया था, उस वक्त हमने लास्ट एक्चुरियल कराया था तो 4 ट्रिलियन थी। ठीक है। तो ये दोनों तीनों जो है मिला लें, और अगर बलूचिस्तान मिला लें तो 25 ट्रिलियन तो ये 4 सूबों की है। और ये कितने अरसे के बाद की लाइबिलिटी है सर? ये लाइबिलिटी यानी कि जो बंदा है जो रिटायर हो गया उसकी पेंशन पेंशन, ठीक है, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट की मेरे हिसाब से 25 ट्रिलियन है, ये मिला के 50 ट्रिलियन। 50 ट्रिलियन। और पाकिस्तान का कर्ज है 70 ट्रिलियन। ठीक है ना। कर्ज तो आप कर्ज लेते हैं, देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये अनफंडेड है, यानी कि इस पे कोई आपने उसके लिए पैसा साइड पे नहीं रखा हुआ। ये इतना बड़ा क्राइसिस है, ये इतनी बड़ा इशू है। और मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि जब कोई गवर्नमेंट इकदाम करती है पेंशन के लिए, के ऊपर नीचे करती है, तो मीडिया पे शोर मचना शुरू हो जाता है। देखें, अभी जो है, जो केपी को हटा के तमाम पाकिस्तान में
एक बंदा जो रिटायर होता है उसके 13 बेनिफिशरीज हैं उसके बाद, यानी कि 13 नस्ल में लोग उनके जो हैं उनको पेंशन जाती रहती है। ये कौन सा निज़ाम है ऐसा? ये मतलब आपने उठा के ये कर दिया। केपी में उसको हमने कम करके 3 पे ले आए हैं। जी, पंजाब ने अभी अभी इसको इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया करना। कुछ के कितनी पेंशन बढ़नी चाहिए, फिर पेंशन पे टैक्स भी नहीं लिया जाता, ये तमाम चीज़ें अलग हैं आपके सामने। तो ये इतना लेकिन सर पेंशन की एक जैसी इस्लाहत कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें, एक जैसी इस्लाहात में इस वक्त जो है ना लीड ले ली थी केपी ने। ठीक है। अब वो केपी के मोर लेस मॉडल पे पंजाब आ गया। उसके अलावा उन्होंने एक दो और टफ रिफॉर्म करके भी पास तो करा दी उन्होंने। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि उनको कोर्ट्स उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अभी ये तमाम सारा कुछ करने के बावजूद भी ना ये 50 ट्रिलियन खड़ा रहेगा, इसने नहीं ख़त्म होना डेफिनेटली। और ये इतनी बड़ी पेमेंट है, इतना बड़ा मसला है। देखिए मैं आपको एक मेहताब भाई एक जो मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया, कभी भी आपने किसी की भी पेंशन निकालनी हो ना, तो जो उसका इस साल का पेंशन बिल है ना उसको मल्टीप्लाई को ज़रब कहते हैं ना, जी जी, ज़रब कर दें 25 से, बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसकी वजह बताता हूँ। 60 साल की उम्र में बंदे का रिटायर होता है, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान की एवरेज एज 72-75 रहता है तो 12-13 साल तो वो खुद पेंशन खाएगा। ठीक है, फिर उनकी बेगम साहिबा को जाएगी पेंशन अगर वो हयात है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर वो नहीं हयात तो फिर उनके जो है बच्चों को जाएगी, छोटे अगर 18 साल से हैं। बिल्कुल। अगर वो भी है बड़े हो गए तो फिर कोई एक बच्ची या कोई एक जो है वो अगर बेवा या अनमैरिड उसको जाएगी। बिल्कुल। तो 25 साल तो कहीं नहीं गए ना एक आदमी के, एवरेज बिल्कुल 25 साल, ठीक है ना। तो ये तो मुफ्त में 25 साल गिन लें आप। तो वो जो है अब पंजाब ने उसमें किया है कि हमसे एक स्टेप आगे गया पंजाब। उन्होंने कहा कि जो बंदा जो है रिटायर होगा, अगर उसकी इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी को भी लाइफ टाइम नहीं सिर्फ 10 साल तक मिलेगी। ठीक है। इट्स ए गुड रिफॉर्म और जस्टिफाइड है। मैं और आप टैक्स भर रहे हैं और वो टैक्स हम जो है उनको दे रहे हैं जिनका मतलब खुद मेहनत नहीं कर रहे, और उनकी आगे जनरेशन फिर माजूर कोई बन के दिखा दिया जाता है। बिल्कुल डिसेबल्ड का भी आपको मैं बताऊं कि अभी मैं डेटा पे काम भी कर रहा हूं, तकरीबन जो बंदा एक्सपायर हुआ है ना उसकी फैमिली से कोई बेवा या अनमैरिड निकला था। ऐसे ही है। ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान का ये निज़ाम है। बल्कि कराची में मैं एक शख्स को जानता हूँ, हमारा ही मुलाजिम था, तो उसकी वालदा का इंतकाल हुआ, पेंशन ले रही थी, तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी एक बहन को बेवा बनाया, मतलब रिपोर्ट करा दिया। अच्छा। बेवा, ठीक है ना। तो और वैसे बाज़ जगहों पे जेन्युइनली भी, जैसे मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो बड़ी उम्र में इंतकाल किया, उनकी वाइफ पहले इंतकाल कर गई थी, उनकी एक नहीं 2 बेटी बेवा हैं। तो वो ऑटोमेटिकली अब, लेकिन बात ये है कि वो बेवा हैं वो, लेकिन उनकी फैमिली सेटल्ड है, सब कुछ है, अच्छा अल्लाह का निज़ाम चल रहा है। और उनके वालिद के इंतकाल से पहले तक उनके वालिद कोई अपनी पेंशन से उस बेटी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फैमिली ने जाके उसको ऑप्ट किया। मुज़म्मिल साहब, मैं एक सवाल, कल मैं मेहताब साहब से बात कर रहा था। हम प्राइवेट सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, हमारा तो कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, अच्छे इदारों में होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा आपके जहन में खाका है कि जो सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट, नीम सरकारी इदारों को भी, प्राइवेट सेक्टर भी, उनको भी ऐसा रिटायरमेंट प्लान हो जो कि सबको बेनिफिट करे, जो लाइबिलिटी गवर्नमेंट के पास ना हो, लेकिन जो हम अर्न कर रहे हैं उसी में से कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं सर। ये देखें, एक तो सबसे पहले तो हमने एज अ सूबा जो है, अगर आपका कोई जैसे सहाफ़ी वो जो है केपी से है तो उसको हमने एक लाइफ इंश्योरेंस फार्मूला दे दिया, उसके लिए कर दिया, ठीक है ना। उसकी फैमिली को 10 लाख मिलेगा। अभी केपी में कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम ऐसा है, जो 2022 के बाद से जो लोग मुलाजिमत में आ रहे हैं उनकी तनख्वाह से 10% कटता है और 12% हम देते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये कि अगर वफाक और सूबे इसको जो है इसी चीज़ को निजी इदारों पे जो है वो एक एज आ पॉलिसी इंटरवेंशन करके कर दें, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदे की तनख्वाह 50,000 पे हो और 50,000 में ही रिटायर हो जाए वो, और उसकी कंट्रीब्यूटरी और ये पेंशन हो, तो उसको रिटायरमेंट के वक्त लमसम उसका 1.25 करोड़ पे बन जाता है। ठीक, ये इसकी एक मैंने कैलकुलेशन की थी कि अगर 50,000 पे ही इसकी तनख्वाह हो और 50,000 में रिटायर हो, क्योंकि देखिए उसके साल की मैं आप छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर 50,000 तनख्वाह है तो उसका 10% कटा 5,000, ठीक, 12% मैंने दिया तो उसके महीने के 11,200 रुपये जमा हो गए।
फिर 11,200 रुपये जमा हो गए, साल के 12 महीने की आप समझ लें कि तकरीबन तकरीबन उसके 1.5 लाख जमा हो गए। 1.5 लाख अगर उसके 30 साल इन्वेस्ट होते हैं तो वो 1.5 लाख जो है वो तकरीबन 16 गुना बढ़ जाता है। वही 1.5 लाख 30 साल बाद आपका जो है वो तकरीबन जो है वो 25-30 लाख रुपए हो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह फिर उसके फिर अगले साल, फिर उसके अगले साल, तो इस तरीके से जो है ये एक, और ये अच्छा मसला ये है कि सरकारी लेवल पे तो ये चीज़ नहीं हो रही, लेकिन हम ये खुद भी कर सकते हैं। ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो पेंशन सेविंग अकाउंट या पेंशन सेविंग फंड देते हैं, तो हम अपनी कोई भी बचत महीने की जो है वहाँ पे डालते रहें तो वो जो है आपकी वो ग्रो करता रहे, और आप अपने आप से वादा कर लें कि मैं नहीं निकालूंगा, तो ये एक आपका एक बहुत बड़ी रकम जो है आपकी रिटायरमेंट के वक्त या आपकी ज़रूरत के वक्त, जब आपको अगर घर तब्दील करना हो, बच्चे की शादी करनी हो, उसकी तालीम, तो ये आपके लिए ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। एक आखिरी सवाल मैं और करना चाह रहा हूँ। ये पेंशन तो जाहिर सी बात है जो मुस्तकिल मुलाजिम हैं उनको दी जाती है, और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को मेरा ख्याल है कि पेंशन नहीं मिलती आम तौर पे। कुछ इदारे जो हैं अब सिंध में भी जो सरकारी इदारे हैं वो अब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की तरफ जा रहे हैं, और ये जो सरकारी मुलाजमत वाला जो अंग्रेज़ के दौर का फार्मूला था इसको ख़त्म किया जा रहा है। क्या इस हवाले से कोई प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी इस वक्त 6,85,000 लोग जो है इस वक्त परमानेंट एम्प्लॉयज़ मुलाजमत में है, और 2,22,000 लोगों को, 2,12,000 लोगों को पेंशन जा रही है। अब जो ये 6,85,000 है ये भी रिटायर हो जाएंगे, तो 6,85,000 और 2,12,000 जब जमा करें तो ये तकरीबन 9 लाख लोग बन जाते हैं। 9 लाख लोग एक वक्त में जो है हमारे पेंशनर होंगे, और अल्लाह खैर करे कि उस वक्त हमारे मुलाजिम कितने होंगे हमें नहीं पता, तो हमें उनकी तनख्वाह और पेंशन, ये मैं केपी की बात कर रहा हूँ, 2022 के बाद भी केपी ने अभी तक सरकारी मुलाजमत ही दे रही है। एक डेली वेजेस का कॉन्सेप्ट है जो TMAs और इधर उधर चल रहा है, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ, मैंने अभी पिछले दिनों ये बात भी की काबीना में, कि अगर आप देखें तो 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हमारे ये 7 लाख लोगों में 1 लाख लोग भी नहीं बनते, 56,000 या ऐसे कुछ बनते हैं। ये बाकी 6-6.5 लाख लोग जो है ना, ये क्लास 4 क्लर्क, चौकीदार, ड्राइवर, माली, ये तमाम चीज़ों ये अब मुझे एक बात बताएं कि ये, और सबसे ज़्यादा नौकरी का जो प्रेशर किसी भी सूबे में होता है ना, वो अफसर लेवल पे होता ही नहीं, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन से वो आ जाते हैं। ये वाला जो है ना नीचे बंदरबाट, दिस हैज़ टू स्टॉप। तो मैंने पिछले दिनों ये एक मशवरा दिया कि फ्यूचर में आप बहुत सारी चीज़ों जो इस तरह की हैं, मैं अभी वो पोजीशन इसलिए नहीं बोलता, आप समझ जाएं कि जो ये वाली पोजीशनें हैं इनको या तो आप आउटसोर्स करें या इनको कॉन्ट्रैक्चुअल लेकर लें। ये क्या तरीका है कि आप, मतलब एक आदमी, उसका सरकारी नौकरी नहीं है और वो अगर किसी का ड्राइवर है तो वो उसको किसी वक्त भी निकाल दो, उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, उसकी कुछ नहीं, और आप इसको ना निकाल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। फिर उसके बाद उसका वो पेंशन वाला निज़ाम और वो तमाम चीज़ें मुराद। तो ये मैंने एक तजवीज़ दी थी पिछले दिनों कि ये बाकायदा हुकूमतों को इसमें सर जोड़ के बैठना चाहिए, ताकि ये जो है निज़ाम पूरे कौम के लिए हो। अब आप यूँ सोच लेना कि मैं आपको मेहताब भाई बताऊँ, मेरा जो मोटा मोटी कैलकुलेशन है, 9 लाख लोग हमारे हैं, 7 लाख लोग हमारे हैं, सिंध के भी इतने हैं 14 लाख, पंजाब के 11 लाख लोग हैं 25 लाख, बलूचिस्तान का फिगर 5 लाख ले लें 30 लाख, और वफाकी हुकूमत फ़ौज समेत जो है ना 20 लाख लोग हैं। बिल्कुल। इस वक्त सरकारी मुलाजमत 50 लाख लोगों की है मोटी मोटी, और आपके बजट का, जैसे केपी के बजट का, ये 1700 अरब में तकरीबन मैं महीने के मेरे 65 अरब रुपए पेंशन और तनख्वाहों में जाते हैं। तो 65 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 अरब रुपए मेरे जाते हैं। तो समझ लें सिंध के 1200 अरब जाएंगे, 2200 अरब हो गए, पंजाब के जो है तकरीबन 1500 अरब जाएंगे, 3000 अरब हो गए, और फेडरल गवर्नमेंट, तो ये 4 से 5,000 अरब रुपए हम जो हैं, जो इतना टैक्स अभी हैवी लगा है, आपके सामने चीखें निकल गई पूरी कौम की, वो जो है तनख्वाह और उसके ऊपर फिर पेंशन में जा रहा है। तो ये हमें एक सिस्टम को, अभी जो यहाँ पे हो गया, अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, आपको कोर्ट ही नहीं कुछ करने देंगे। फ्यूचर आपको जो है ये तय करना पड़ेगा कि अपनी साइज ऑफ गवर्नमेंट को कैसे रिड्यूस करना है, और अगर आपको मुलाजमतें देनी है तो वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल करें, आउटसोर्स करें। इट इज़ अ वेरी हैवी पॉलिटिकल विल चाहिए इसके लिए, और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल विल नहीं है। लोगों को जो है ना सामने उनका इलेक्शन, उनका हल्का ये नज़र आ रहा होता है।
मुज़म्मिल भाई, हम एक सेगमेंट अभी ख़त्म करेंगे और सेकंड सेगमेंट में ये जो पॉलिटिकल साइड पे आप चले गए हैं इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, ताकि क्योंकि वजह ये है कि अगर ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट हुआ है IMF के प्रोग्राम के तहत, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें स्पेंडिंग को कंट्रोल करना उसके अंदर शामिल है। तो मैं देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने हमारे सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ ही रहना है। तो फॉर टाइम बीइंग इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।